रिसर्च एसोसिएशन। फिजूल गैस इस्तेमाल करने से कोई भी फैमिली बर्बाद हो सकती है। नमस्कार, घटना चक्र में आप सबका स्वागत है। भारत के मजदूरों, एक हो जाओ। हर जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। और अब वोट क्लब पर बहुत बड़ी रैली होगी 25 अगस्त को। ये पोस्टर आपको देखने को, सुनने को, नारे मिलते रहे हैं लगातार 50 साल से, लेकिन अब ऐसा होने नहीं जा रहा है। कोई मजदूर ये नहीं कहने जा रहा है कि भारत के मजदूरों एक हो जाओ और अब हड़ताल होगी और अनिश्चितकालीन हड़ताल होगी। पूरे नगर के, पूरे देश के औद्योगिक क्षेत्र बंद रहेंगे। माननीय उच्चतम न्यायालय ने फैसला दिया है कि मजदूरों की हड़ताल जो है, कोई अधिकार नहीं है उनको हड़ताल करने का। पूरे देश में बहस है। पूरे देश के लगभग 32 लाख सरकारी कर्मचारी और 37 करोड़ असंगठित क्षेत्र के मजदूर और लगभग 4 करोड़ संगठित क्षेत्र के मजदूर, यानी कि आधा देश, लगभग 40% आबादी इस देश की इस समय व्यथित है, पीड़ित है। उच्चतम न्यायालय का निर्णय है, आप कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन एक विरोध मुखरता के साथ अपनी बात कहने का जो जज्बा इस देश के नागरिकों में है वो शुरू हो गया है। अखबारों में भी है, टेलीविजन में भी आ रहा है और पूरे देश में इस पर बहस चलेगी कि माननीय उच्चतम न्यायालय का जो निर्णय है वो किसकी और मुखातिब है, किसको संदेश देना चाहता है। इस देश में जो कुप्रबंध की व्यवस्था चल रही है उसके लिए सिर्फ क्या कर्मचारी दोषी हैं, क्या प्रबंधन दोषी नहीं है? क्या हड़ताल करने मात्र से जो काम की परंपरा और काम का एक माहौल बना हुआ है वो वास्तव में भ्रष्ट हो जाता है, तंग हो जाता है, खराब हो जाता है? तमाम तरह के सवाल हैं। आज हम इन सवालों को थोड़ा सा टटोलने की कोशिश करेंगे क्योंकि ये मुद्दा लंबा चलेगा और इस मुद्दे पर हम लगातार बहस करेंगे। हमारे बीच में मेहमान हैं, मैं आपका परिचय करा दूं। हमारे बीच में मेहमान हैं केसी मित्तल जी हैं, जो कि वरिष्ठ अधिवक्ता हैं सुप्रीम कोर्ट में। मित्तल साहब, आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। और हमारे बीच में गिरीश अवस्थी जी हैं, जो कि उप महासचिव हैं भारतीय मजदूर संघ के, बहुत मजबूत नेता और बहुत अनुभवी मजदूर नेता। गिरीश अवस्थी जी, आपका भी स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। और हमारे बीच में सत्यनारायण ठाकुर हैं, जो कि सचिव हैं एटक के, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की मजदूर यूनियन है। सत्यनारायण ठाकुर जी, आपका भी स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। अवस्थी जी, बातचीत मैं आपसे शुरू करूंगा। थोड़ी सी आपत्ति होगी आपको मेरे सवाल पे, क्योंकि भारतीय मजदूर संघ को भारतीय जनता पार्टी का एक सहयोगी संगठन माना जाता है और आरएसएस से जुड़ा हुआ भी माना जाता है। उस पर मैं आपकी इस निर्णय पर खास तौर से उच्चतम न्यायालय, जो माननीय उच्चतम न्यायालय ने जो निर्णय दिया है, उस पर आपकी टिप्पणी चाहता हूँ। सबसे पहले मैं आपके इस कन्फ्यूज़न को दूर करना चाहता हूँ। मैंने तो कहा ही आपसे सवाल करने से पहले ही कहा था। अच्छा जी, मुझे आपत्ति नहीं है, लेकिन आपने जो कहा है वो कन्फ्यूज़न दूर होना चाहिए जी, कि भारतीय मजदूर संघ किसी भी पार्टी का, पॉलिटिकल पार्टी का अंग नहीं है। हमने शुरू से कहा है दैट भारतीय मजदूर संघ इज अ नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। मैं तो पब्लिक परसेप्शन की बात बता रहा हूँ, मैंने उसी हिसाब से सवाल पूछा। लेकिन हमारा भी व्यू है, वो भी पब्लिक को पता होना चाहिए। जी। पब्लिक क्या कहती है, उसकी चिंता जहां हम सबको है, वहां पर हमारा क्या दृष्टिकोण है या हम कैसे चलते हैं, वह भी पब्लिक के जहन में आना चाहिए। बहरहाल उस विवाद को बाद में देखें। तो यह एक तो विषय है जो कि आपके या सबके दिमाग में आना चाहिए कि वी आर नॉन पॉलिटिकल। ओके। जहां तक सुप्रीम कोर्ट का भी जजमेंट आया है, भारतीय मजदूर संघ ही नहीं, सारा देश का जितना भी ये ट्रेड यूनियनिज्म है, ये सब उससे आहत है। ये सुप्रीम कोर्ट का निर्णय बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण निर्णय है। किस परिप्रेक्ष्य में निर्णय दिया गया ये सबको पता है कि तमिलनाडु के स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज ने स्ट्राइक की, 1.5 लाख लोगों ने, कर्मचारी बाहर हुए। आज सुप्रीम कोर्ट के आदेश के पर भी सारे लोगों को नौकरी पर तमिलनाडु की सरकार ने नहीं लिया। एक ये जो उसका हथकंडा है, ये एक डिक्टेटोरियल उसका एटीट्यूड है, तानाशाही का रवैया है। और ऐसे परिप्रेक्ष्य में सुप्रीम कोर्ट का इस प्रकार का निर्णय आना, ये जनमानस के लिए ठीक नहीं है, श्रमिकों के लिए ठीक नहीं है, और देश की जो एक खुशहाली होगी मजदूरों के माध्यम से
इंडस्ट्रियल पीस होनी चाहिए, हार्मोनियस रिलेशंस प्रवेल करने चाहिए, इससे काफ़ी नुकसान पहुंचने वाला है। ठाकुर साहब आप बताएं। मैं ऐसा मानता हूं कि सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय से हड़तालें और ज़्यादा होंगी। मैं ऐसा मानता हूं कि सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला लोकतंत्र की आत्मा पर प्रहार है, आघात है, और इस फैसले के बाद जंगल राज की शुरुआत होगी, कानून तोड़े जाएंगे। इसलिए इस फैसले का दूरगामी प्रभाव है। जहां एक तरफ न्यायालय में करोड़ों करोड़ पेंडिंग मुकदमे पड़े हुए हों, कोई 4 करोड़ से ज़्यादा पेंडिंग मुकदमे पड़े हुए हैं और उसके फैसले नहीं हो रहे हैं, न्यायाधीश को फैसला लिखने की फुर्सत नहीं मिल रही है, और इस प्रकार जो अंडर ट्रायल प्रिजनर्स हैं उनकी नागरिक स्वतंत्रता का हनन हो रहा हो, जहां पर विधायिका में बड़े पैमाने पर क्रिमिनल्स जा रहे हों, जहां पर जजेज के ऊपर भयंकर आरोप लग रहे हों, भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हों, अनेक तरह के आरोप लग रहे हों, तो वहां पर ये सिस्टम का फेल्यूर हो रहा है। और ये फैसले और ज़्यादा इंडिकेशन इस बात का है कि आगे आने वाले दिनों में मजदूर इसका प्रतिवाद करेंगे, लोकतांत्रिक तरीके से इसका विरोध करेंगे, आंदोलन और तेज होंगे। इसलिए मैंने ये कहा कि इस फैसले से विधि व्यवस्था कायम नहीं होगी, क्योंकि विधि व्यवस्था कायम करने की जवाबदेही जिन लोगों की रही है, उन लोगों ने कानून की धज्जियां उड़ा दी है, कानून के प्रावधान तोड़े हैं। पेमेंट ऑफ वेजेज एक्ट के मुताबिक जो उनको मजदूरों को भुगतान मिलना चाहिए, वक्त पर मजदूरों को वेतन का भुगतान नहीं मिल रहा है। पेंशन के कैलकुलेशन के तरीके एक तरफा तोड़े जा रहे हैं, मजदूरों से पूछा नहीं जा रहा है, कर्मचारियों से पूछा नहीं जा रहा है। और इस प्रकार एक तरफा अगर कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हों, कर्मचारियों की सेवा शर्तों का उल्लंघन सरकार की ओर से किया जा रहा हो, तो मजदूरों के पास हड़ताल करने के अलावा उपाय क्या है। और इसलिए अगर सरकार को अधिकार है, उसके पास पुलिस है, फौज है, न्यायालय है, तो मजदूरों के पास उस अन्याय का मुकाबला करने के लिए लोकतांत्रिक अधिकार है और हड़ताल का अधिकार है। उस पे आएंगे, उस पर जो बाकी आपने बातें कही हैं उन पे आते हैं। मित्तल साहब की राय पूछते हैं। मित्तल साहब, आप कानून की दृष्टि से आप हमको समझाएं, इस फैसले का मतलब क्या है? देखिए, जो अखबारों से जिस तरीके से फैसला, क्योंकि अभी कॉपी तो जजमेंट देखा नहीं है, लेकिन मैं 2 चीजें क्लैरिफाई कर देता हूं। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट में जो लोग कवर्ड हैं वर्कमैन की डेफिनेशन में, जहां जहां इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट लागू होता है, उसमें सेक्शन 22, 23 और 24 का प्रावधान है, जहां सिर्फ ये कहा गया है कि पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज में बगैर नोटिस के दिए या कहीं कंसिलिएशन प्रोसीडिंग्स पेंडिंग है, उसके दौरान में अगर कोई स्ट्राइक होती है तो इलीगल होती है, अदरवाइज इट्स परमिसिबल। इसका मतलब यह हुआ कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट में जो लोग कवर होते हैं, उसमें चूंकि पार्लियामेंट इस एक्ट के हिसाब से सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट उसको प्रोहिबिट नहीं कर सकता, वो उसके रास्ते में नहीं आएगा। स्टैट्यूट जितना परमिट करता है उसको आप रोक नहीं सकते हैं। तो ये जजमेंट उस मामले that decision is not inconsistent with the statute and the Industrial Dispute Act. So the Industrial Dispute Act will prevail. It has to, so जो larger section है, जो सारे हिंदुस्तान का वर्कमैन जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट में कवर्ड है, उसको ये जजमेंट लागू नहीं होता। दूसरा एक अहम पहलू और है जी, जो कि क्लैरिफाई नहीं किया गया है। कामेश्वर प्रसाद का जो जजमेंट, जो कि मेन जजमेंट कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का सुप्रीम कोर्ट का रहा 1962 का, उसमें क्या है कि डेमोन्स्ट्रेशन परमिसिबल है। डेमोन्स्ट्रेशन इज योर फंडामेंटल राइट, और उसको सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि डेमोन्स्ट्रेशन जो है वो आर्टिकल 19(1)(a)(b) में आता है, वो राइट आपको अवेलेबल है। अब डेमोन्स्ट्रेशन जब आप कर सकते हैं तो आपको वो अधिकार तो फंडामेंटल अवेलेबल है ना। स्ट्राइक का जो मकसद है, वो स्ट्राइक एक
सब्जेक्ट अलग है। स्ट्राइक में क्या है कि आपने काम बंद कर दिया, काम बंद करना उन्होंने एक उसको अलग दायरे में रखा है और डेमोन्स्ट्रेशन करना एक अलग दायरे में रखा हो। अब आप काम बंद करने की जो प्रतिक्रिया रही है, देखिए ऐसा जरूर लगता है कि जो सुप्रीम कोर्ट में भी एक विचारधारा आज के वक्त में कहीं ना कहीं कुछ न कुछ उसमें काफी बदलाव नजर आता है, और वो बदलाव किस तरफ जा रहा है, जहां इसका अंजाम बहुत खतरनाक होगा। देखिए, मैं जो सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया है वो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के बारे में खास तौर से कहा है। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट पे टिप्पणी नहीं की है। मैं आपको बताता हूँ, देखिए जहां तक गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज मैं समझता हूँ मोर देन 50% इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में कवर होते हैं वर्कमैन की डेफिनेशन में। जी। आपके वर्कशॉप एम्प्लॉयज हैं, हॉस्पिटल एम्प्लॉयज हैं, ये जितनी भी ऐसी जो इंडस्ट्री की डेफिनेशन आज इतनी वाइड है, जो कि उसकी उसमें बहुत सी ऐसी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज भी हैं जो कि कवर्ड होते हैं उसमें। चलिए पहले हम लोग इस जजमेंट को देख लें ताकि हमारे दर्शकों को भी पता चल जाए कि वास्तव में है क्या, और उसके बाद तफसील से उन शब्दों पर गौर करके बहस को आगे बढ़ाएंगे। हम लोग देखें नो मोर स्ट्राइक्स, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है ये देखते हैं ग्राफिक की मदद से। वर्बटम उस जजमेंट को हम आपको सुना रहे हैं कि जो माननीय उच्चतम न्यायालय ने दिया है। The Supreme Court ruled that government employees under no circumstances have any fundamental legal or moral right to go on strike. Legal and moral right. Disposing of a batch of 6 petitions challenging the dismissal from service of 1.7 lakh Tamil Nadu government employees, a bench comprising Justice M.B. Shah and Justice A.R. Lakshmanan observed that apart from statutory rights, government employees cannot claim that they can take society at ransom by going on strike. Statutory right की बात तो इन्होंने की है इस जजमेंट पे। The judges also referred to the lawyers' agitation case and said that for just or unjust cause, strike cannot be justified in the present day situation. Strike in any field, it can be easily realized that weapon does more harm than any justice. Sufferer is the society public at large. Even the trade unions who have a guaranteed right for a collective bargaining have no right to go on strike. Bench. No political party or organization can claim a right to paralyze economic and industrial activities of a state or nation or inconvenience citizens. Shah. There are various other ways for ventilating the grievances and observed strike results in total chaos and maladministration. Shah. The bench also reiterated the court's earlier observation that the fundamental rights of the people as a whole could not be subservient to the claim of the fundamental right of an individual or only a section of the people. In case of a strike by a teacher, the entire educational system suffers. Many students are prevented from appearing in their examination, which ultimately affect their whole career. In case of strike by doctors, innocent patients suffer. If transport employees go on strike, the entire movement of society comes to a standstill and business is adversely affected. The judges said that the issue was well settled in law. They cited the case of Kameshwar Prasad and others versus State of Bihar 1962, which prohibited a strike, arguing that there is no fundamental right to strike. Bench said in the All India Bank Employees Association versus National Industrial Tribunal and others 1962 case, the apex court held that even very liberal interpretation of Article 19, freedom of expression, cannot lead to the conclusion that trade unions have a guaranteed right to strike. The protest erupted as trade unions vote to fight a Supreme Court ruling that bans government employees from taking part in strikes. Our group was launching marches and demonstrations in Kolkata, elsewhere in the state of West Bengal. Chitrabrato Majumdar, General Secretary of the Central Indian Trade Unions. Today we will take to the streets and make our disgust known. The Supreme Court order is an infringement on the people's movement, and we will not stop our agitation till the court takes back its autocratic decision. Majumdar.
हम लोग इस बयानबाजी पे चलेंगे बाद की बात, और लोगों की जो प्रतिक्रियाएं आई हैं हम लोग चलेंगे उस छोटे से ब्रेक की, और ब्रेक के बाद लौट करके आएंगे और जारी रखेंगे बहस अब हड़ताल का क्या मतलब। Here begins the era of royalty. For designer clothing, of course. PP Design Estate from the house of PP Jewelers. मैं हूँ पेट्रो अंकल मैं ही ऊर्जा और मैं जिंगल। करते हम बूंद बूंद की बात, चलते लेकर सबको साथ, दुनिया है हमारी दीवानी। रेडियो पर सुनो हमारी कहानी। कैसी कहानी? सुनो अबूद, ऊर्जा के जो भी है सहारे, हमको है प्राणों से प्यारे, यही तो है बूंद बूंद की बात। 37 रेडियो स्टेशनों पर 5 भाषाओं में प्रसारित पीसीआरए का संरक्षण अभियान, सुनते सुनते जीतो इनाम, बूंद बूंद की बात। जब मेरी शादी हुई थी तब मैं अपने ऑयली बालों के लिए ऑयली बालों वाला शैम्पू यूज करती थी, और शादी के बाद इनके ड्राई बालों के लिए एक अलग शैम्पू खरीदी थी। शीना के बाल लंबे हों इसके लिए एक और शैम्पू। तंग आ गई थी हर बार के अलग अलग शैम्पू से। फिर मैंने पाया सिम्को एक्स्ट्रा केयर हर्बल शैम्पू। इसमें है आंवला, रीठा और शिकाकाई का उचित मिश्रण, जो देता है आपके बालों को संपूर्ण सुरक्षा और भरपूर पोषण। Simco Extra Care Herbal Shampoo. Extra herbs, extra results. Rex Remedies Private Limited, Delhi. A trusted name in the world of Unani and Ayurvedic medicine. Quality with commitment. घटना चक्र में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। हम लोग चर्चा कर रहे हैं अब हड़ताल का क्या मतलब। ये विषय है क्योंकि माननीय उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया है सरकारी कर्मचारियों के बारे में, और एक बार दोबारा से, हालांकि ये ऐतिहासिक निर्णय है, दोबारा से विश्लेषण किया है उच्चतम न्यायालय ने कि हड़ताल पे क्यों नहीं जा सकते आप। कई कारण बताए, उन कारणों के विश्लेषण में लगे हुए हैं हम लोग। हमारे बीच में केसी मित्तल साहब हैं, दिनेश अवस्थी, गिरीश अवस्थी जी हैं, और सत्यनारायण ठाकुर साहब हैं। गिरीश जी, मुझको ये बताएं आप कि ये जो जजमेंट मैंने अभी आपको पढ़ा, इसमें वर्ड है राइट टू एक्सप्रेस, हमारे को फंडामेंटल राइट मिला हुआ है। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के बारे में इन्होंने बात की है, और जो मित्तल साहब ने बात की उसकी तायद है उसमें कि जो स्टैट्यूट के साथ बंधे हुए लोग हैं जो आते हैं उसमें, उसके इनकंसिस्टेंट नहीं है ये डिसीजन, कहीं अलग बात नहीं करता। तो ऐसे में इस डिसीजन का इम्प्लीमेंटेशन जो है, कौन लोग आते हैं? मैं इसको थोड़ा सा क्लैरिफाई करना चाहूँगा। हाँ, यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये स्ट्राइक गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ नहीं कर सकते हैं। तो पहले ये समझना आवश्यक होगा कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं कौन। दो प्रकार की कैटेगरीज हैं। एक तो स्टेट गवर्नमेंट में जो एम्प्लॉयज़ आते हैं, दे आर नोन एज दी स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़, और जो सेंट्रल में आते हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ होते हैं। लेकिन दोनों स्टेट में या सेंट्रल में इसमें भी विभाजन है। जैसा कि श्रीमान मित्तल साहब ने कहा, ही इज़ परफेक्टली करेक्ट कि ए लार्ज नंबर ऑफ ग्रुप है सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ का जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट से गवर्ड है, बाकी उससे गवर्ड नहीं है। दे आर आल्सो नोन एज दी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के अंदर प्रोविज़न है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ स्ट्राइक पर जा सकते हैं आफ्टर परफॉर्मिंग सर्टन ड्रिल्स। लेकिन जो छोटा सा सेक्टर बचता है जिसके के बारे में हमें आज चिंता है कि उनको भी स्ट्राइक पर जाने का मौका होना चाहिए, उसके बारे में कोई इसके अंदर, जहाँ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट लागू नहीं है वहाँ पर रुकावट के बारे में कोई भी चीज़ नहीं कही गई है। लेकिन जो आपने चीज़ कही, राइट टू एक्सप्रेशन, राइट टू एक्सप्रेशन का अर्थ यह है, मैं स्ट्राइक और डेमोन्स्ट्रेशन, मैं ये कह रहा हूँ जो मुझको थोड़ी समझ, यू कैन करेक्ट मी क्योंकि मैं ट्रेड यूनियन में नहीं हूँ। नहीं, राइट टू एक्सप्रेशन एंड राइट टू स्ट्राइक एंड राइट टू डेमोन्स्ट्रेशन। राइट टू एक्सप्रेशन में स्ट्राइक भी आती है। एक्सप्रेशन का अर्थ है कि अपने व्यूज़ को, अपने सेंटिमेंट्स को, अपनी भावनाओं को, और हमारे जो वहाँ पर डिमांड्स हैं उनको कैसे पब्लिक के बीच में लाया जाए, मैनेजमेंट के सामने कैसे लाया जाए।
उसमें तरीका होता है हम अपने व्यूज़ को एक्सप्रेस करते हैं, हम राइटिंग में मैनेजमेंट के सामने सबमिट करते हैं, हम गेट मीटिंग करते हैं, एजिटेशन करते हैं, निगोशिएटिंग टेबल पर जाते हैं। लेकिन जब निगोशिएशन फेल्योर हो जाता है तो उसके बाद में हमारे पास कोई भी हथियार नहीं बचता है सिवाय स्ट्राइक के, तो भी राइट टू एक्सप्रेशन में आता है। ये कहना कि हड़ताल ये उसमें नहीं है, हम इससे एग्री नहीं करते। हड़ताल भी राइट टू एक्सप्रेशन में आती है, इसका वाइड स्कोप है। और मैं आपको ये बताना चाहता हूं, जहां तक ये जजमेंट में ये कहा गया है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को निगोशिएटिंग टेबल पर जाना चाहिए, उनके सामने और भी मशीनरी है जिसके द्वारा उनकी समस्याओं का निराकरण होता है, ये कहने की बात है। कहीं भी इस टाइप की परफेक्ट मशीनरी नहीं है। मैं सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज की बात करता हूं, वहां पर ज्वाइंट कंसल्टेटिव मशीनरी है, लेकिन ज्वाइंट कंसल्टेटिव मशीनरी उसको हमने वटले काउंसिल के आधार पर जो यूके में चलती थी उसका हमने नकल किया हुआ है। नकल सारी चीज़ों को तो हमने कर लिया, लेकिन उसमें हमने ये कहा कि जब किसी भी चीज़ पर हमारा डिसएग्रीमेंट होगा मैनेजमेंट के साथ में, सरकार के साथ में, तो डिसएग्रीमेंट विल बी रिकॉर्डेड एंड द सब्जेक्ट इशू विल बी रिफर्ड टू द बोर्ड ऑफ आर्बिट्रेशन। उसका एक आर्बिट्रेटर रिटायर्ड जज तय किया जाता है। उसमें लिखा है कि फाइंडिंग्स ऑफ द आर्बिट्रेटर विल बी बाइंडिंग अपॉन बोथ द पार्टीज। लेकिन बाद में एक लाइन जो जोड़ी गई है, सब्जेक्ट टू द ओवरराइडिंग अथॉरिटी ऑफ द पार्लियामेंट। ये जो लाइन है, जो पंक्ति है, ये यूके में नहीं है, जिसका कि हमने यहाँ पर कॉपी किया हुआ है। सरकार इस हथियार के माध्यम से कई ऐसी लेजिटिमेट डिमांड्स हमारी हैं जो कि आर्बिट्रेशन अवार्ड के द्वारा हमारे फेवर में आई, नहीं लागू हुई। लेकिन कोई भी क्लॉज जो ये कहता हो इस देश के संविधान में या किसी इंस्टीट्यूट में कि एनी क्लॉज विच इज ओवरराइडिंग द पार्लियामेंट दैट इज इनकंसिस्टेंट एंड वाइड अब इनिशियो अकॉर्डिंग टू द लॉ, वो तो चीज हो नहीं, वो स्थिति में मानने को तैयार नहीं। आपने एक सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग रखा था, राइट ऑफ एक्सप्रेशन। जी, मैं आपको 5 लाइनें कामेश्वर प्रसाद के जजमेंट से पढ़ के बताता हूं। जी, एक गूंगा आदमी है, वो मिसाल इन्होंने कोट की है, वो प्रोटेस्ट करना चाहता है, वो बात कुछ कन्वे करना चाहता है, वो बोल नहीं सकता, तो वो कैसे कन्वे करेगा? ये इसमें डील हुआ है। मैं 4 लाइनें पढ़ता हूं, देखिए। ब्रॉडली स्टेटेड, अ डेमोन्स्ट्रेशन इज अ विजिबल मैनिफेस्टेशन of the feelings or sentiments of an individual or a group. It is thus a communication of one's ideas to others to whom it is intended to be conveyed. It is in effect therefore a form of speech or of expression, because speech need not be vocal, since signs made by a dumb person would also be a form of speech. इसका मतलब क्या हुआ? डेमोन्स्ट्रेशन को इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये आपका फंडामेंटल राइट है। सो स्पीच का मतलब क्या है? बेसिक आइडिया क्या है कि कोई भी आदमी, चाहे इंडिविजुअल हो चाहे ग्रुप हो, अगर आपके साथ कोई ज्यादती हो रही है, आपके साथ उस गैर इंसाफी के अलावा आपको अपना हकूक पूरे नहीं मिल रहे हैं, तो आप उसका इजहार कर रहे हैं। उसका इजहार करने के लिए आप डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं, उसका इजहार करने के लिए आप इकट्ठे हो रहे हैं, उसका इजहार करने के लिए आप साइंस से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, या डेमोन्स्ट्रेशन, फॉर्म ऑफ स्पीच, एंड उसको एक कॉन्स्टिट्यूशन में आपको रिकॉग्निशन मिला हुआ है, वो आपका फंडामेंटल राइट है, वो सुप्रीम कोर्ट उसको ले नहीं सकती है। और ये पहलू मैं समझता हूं कि इस जजमेंट में जो सुप्रीम कोर्ट की अभी जजमेंट में है, इस पहलू को मैं समझता हूं कि थोड़ा नजरअंदाज किया। और आपने जो प्रश्न उठाया है कि उनके लिए फोरम है, अपनी शिकायतों को दूर करने के लिए उनके पास फोरम है, वो फोरम का इस्तेमाल करें, फोरम पर जाएं। क्या ये वन वे होगा? देयर इज नो वन वे ट्रैफिक। सरकार एक तरफा उनके सेवा नियमों में परिवर्तन कर दिया, उनके समझौते का पालन नहीं कर रही है, और उनके अगर कंक्रीट बात करें तो उनके पेंशन के तरीके में परिवर्तन कर दिया, जो राइट नहीं है सरकार का, विदाउट कंसल्टेशन ऑफ द वर्कर्स, विदाउट कंसल्टिंग द एप्रोप्रिएट फोरम। तो सरकार को एक तरफा राइट है अपनी तरफ से अपनी कार्रवाई कर देने का, मनचाहा कार्रवाई करने का। वैसी हालत में फोरम कहीं रह नहीं गया और सही अवस्था नहीं बात कर रहे हैं उस बात में, बल्कि एक चीज और मैं जोड़ दूं। अब क्या होगा कि मैनेजमेंट जो है वो ज्यादा आर्बिट्रेरी होगा।
स्ट्राइक क्यों होती है? देखिए उस आने पे बाद में करेंगे। नहीं, मैं एक मिनट, आप कुछ कह रहे थे। हाँ। क्योंकि आप रिजल्ट पे पहुंच गए, मैं उस पर अब क्या होगा उसकी बात तो हम बाद में करेंगे। वो क्या होने की स्थिति, तो हम फ्यूचर इम्पैक्ट की बात कर रहे हैं। आप कह रहे मैं थे। जो बात आपसे कह रहा था वो अधूरी बात रह गई जी। मैं ये कह रहा था कि जो रिडर्सल का फोरम है, मैंने ज्वाइंट कंसल्टेटिव मशीनरी का एक एग्जाम्पल आपके सामने साइट किया। वहां पर ये कहा गया है कि अगर आर्बिट्रेशन अवार्ड आता है तो जो अवार्ड आता है दोनों पार्टीज पर बाइंडिंग होनी चाहिए। जो अवार्ड गवर्नमेंट के पक्ष में आता है गवर्नमेंट उसको एक्सेप्ट करती है, जो अवार्ड एम्प्लॉइज के फेवर में आता है और गवर्नमेंट स्वीकार नहीं करना चाहती है उसको पार्लियामेंट के दोनों हाउसेज में पुटअप करके उसको निरस्त करती है। देयर आर सो मेनी एग्जांपल्स। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि वेयर इज द रिडर्सल फोरम? उस रिडर्सल फोरम का मजाक बनाया गया है, और जब ये मजाक बनाया गया है, वर्कर्स की सर्विस कंडीशन को हैम्पर किया जा रहा है, डिस्ट्रॉय किया जा रहा है, तो हम जाएंगे कहां? हम करेंगे क्या? मित्तल साहब ने बिल्कुल परफेक्टली कहा कमिश्नर प्रसाद का जजमेंट देते हुए यहाँ पर कि एक जो गूंगा व्यक्ति है, ऐसे एक समाज जो है गूंगा के समान एक प्रकार से, जब सरकार सुन नहीं रही है, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज गूंगा बना दिया गया है, किसी भी फोरम पर समस्याओं का हल नहीं हो रहा है, तो आखिरकार वो करेगा क्या? अवस्थी जी, मुझे बताइए, जब आप ये कहते हैं यूनिटी इन डाइवर्सिटी है, ये देश एक है, हम सब भारतवासी हैं, 1,70,000 या 7,000, 1,07,000, 1.7 लाख की करीब तमिलनाडु के कर्मचारी हड़ताल पर गए। मुख्यमंत्री ने उनको डिसमिस कर दिया। लगातार आंदोलन चला, वहाँ के सारे अखबार भरे रहे, और ये देश की राजधानी, ये देश की संसद, ये देश के हमारे आला अफसर और आला मंत्री चुप रहे। फिर आप क्या क्लेम करते हैं? नहीं, आप मेरे को बताइए, आप तो ट्रेड यूनियन चला रहे हैं, क्या किसी ट्रेड यूनियन ने, दिल्ली की ने या सेंट्रल यूनियन ने हमारे श्रम मंत्री साहब सिंह वर्मा को कहा कि हे श्रम मंत्री देवता, चलिए जरा तमिलनाडु, इन मजदूर हैं, ये तो सब मूक दर्शक बने रहे। फिर नहीं, ऐसा नहीं है, जैसा आपने ऐसा नहीं है। मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ, 25 जुलाई को स्टैंडिंग कमेटी की ILC की कॉन्फ्रेंस थी यहाँ विज्ञान भवन में। साहब सिंह जी वर्मा श्रम मंत्री चेयर पर थे। सभी ट्रेड यूनियंस ने इंक्लूडिंग BMS उनसे ये कहा कि तमिलनाडु के 1,70,000 एम्प्लॉइज स्ट्राइक पर गए, आज उनकी सर्विसेज स्टेक पर हैं, वहां पर डिक्टेटोरियल एटीट्यूड अडॉप्ट किया जा रहा है, आप इंटरवेन करिए। आप क्यों नहीं इंटरवेन करते हैं? तो ये कहना आपका कि ट्रेड यूनियंस ने आवाज नहीं उठाई, ये बिल्कुल गलत है। हम सारे लोगों ने आवाज उठाई है, सब लोगों ने इसके बारे में कहा है, और श्रम मंत्री का उस समय जो उत्तर आया वो उत्तर जो है संतोषजनक नहीं है। श्रम मंत्री ने कहा कि हमको ट्रेड यूनियंस ने रिपोर्ट नहीं किया। अरे भाई, आप देश के श्रम मंत्री हैं, आपको दिखाई नहीं पड़ रहा ट्रेड एक स्टेट? मैं तो ये सवाल आपसे कर रहा हूं कि भाई कौन से चश्मे से आप पूरे देश को देखना चाहते हैं? कौन सा चश्मा लगा हुआ है? अगर आपको 1,07,000 70,000 एम्प्लॉइज स्ट्राइक पे नजर नहीं आ रहे, तो फॉर व्हाट यू आर देयर इन द गवर्नमेंट? मैं आपसे कह रहा हूं, मैं आपसे सहमत हूं, ये सरकार को करना चाहिए। मैं आपसे सहमत हूं कि ये एक ऐसा सवाल था जिसमें 3.5 लाख लोगों को कलम के एक झटके से बर्खास्त कर दिया गया। यह अनप्रेसिडेंटेड है, पूरे दुनिया में ऐसा उदाहरण देखने को नहीं मिलता है, कभी कोई ऐसी घटना सुनी नहीं गई, देखी नहीं गई। और ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से सेंट्रल गवर्नमेंट को जबकि किसी को बर्खास्त करने के लिए मित्तल साहब बताएंगे कि कम से कम राइट ऑफ डिफेंस है, आप किसी को भी बर्खास्त करने के पहले नेचुरल जस्टिस, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस है कि हमको डिफेंस का मौका मिलना चाहिए, आप मुझे बर्खास्त करें तो। मित्तल साहब, मुझे लेकिन 3.5 लाख लोगों को यह प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का वायलेशन करके बर्खास्त कर दिया। ऐसी स्थिति में सेंट्रल गवर्नमेंट को निश्चित रूप से इसमें इंटरवेन करना चाहिए था, और सही अवस्थी साहब ने कहा कि इंटरवेन करने से इनकार करना यह सेंट्रल गवर्नमेंट का जो संवैधानिक दायित्व है उसका पालन करने से हिचक दिखलाना है। जी, अब मुझे लगता है चुनाव बड़ी मजबूरी है, बहरहाल चुनाव की बात नहीं करेंगे, समस्या बड़ी गंभीर है। मैं मित्तल साहब आपसे ये पूछ रहा हूँ कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है ILO लाइक इज WTO, या जो सारी मानक संस्थाएं हैं, यूनाइटेड नेशंस हैं, या हम दूसरा यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल ऑफिस की बात करें, सिक्योरिटी काउंसिल, ये सारी मानक संस्थाएं हैं। ILO बनाता है इनके कानून। जब सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया तो क्या ILO के जो मानक मूल्य बने हुए हैं, क्या उनको परिप्रेक्ष्य में नहीं रखना चाहिए था? देखिए, जब आप बात करते हैं कि ग्लोबल विलेज है, पूरा विश्व जो है एक गांव है, अगर विश्व गांव है तो विश्व गांव में जो हो रहा है कम से कम उसको तो मानो।
देखिए, मैं उससे भी एक और अहम चीज और है। हाँ, मैनेजमेंट, एम्प्लॉई और एम्प्लॉयर, उन दोनों के बीच में नेगोशिएशंस होती हैं, सेटलमेंट्स होती हैं, और जो एग्रीमेंट्स होते हैं उसमें ये सारा कुछ रेगुलेट होता है जो मान्य होता है। देखिए, ये जो जजमेंट है इसमें ज़्यादा इन्फ्लुएंस इस बात पे लगता है, जो कि आज हर चीज़ मीडिया में काफ़ी हाईलाइट होती है। जैसे लॉयर्स की कुछ स्ट्राइक हुई तो 2-4 लोग प्रोजेक्ट हो गए कि साहब मुझे इनकन्वीनियंस है। मैं ये नहीं कहता कि इनकन्वीनियंस आम आदमी को नहीं होती है। हॉस्पिटल में अगर डॉक्टर्स स्ट्राइक पे हैं तो पेशेंट्स सफ़र करते हैं, या बिजली या पानी के दफ्तर में स्ट्राइक होती है तो आम आदमी सफ़र करता है। ये एक फैक्टर ऐसा है जिस फैक्टर ने एक दूसरा जो पैरेलल क्वेश्चन, बहुत अहम क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को अंडरमाइन कर दिया, उसको इग्नोर करा। मैं उस क्वेश्चन पे आता हूं, मैं बताता हूं आपसे। एक मैनेजमेंट है, मान लीजिए, या डॉक्टर्स की बात है, या वकीलों की बात है, किसी की भी बात है, आम इंसान की बात है, एक उसको मान के चले आप। किसी को किसी मैनेजमेंट से शिकायत है, वो शिकायत उसने करी, उसने मांग की। अब अगर वो नहीं सुनेगा किसी की बात तो कोई ना कोई मजबूरन उसको करना ही पड़ेगा ना इलाज। आप ये समझते हैं कि साहब रिड्रेसल फोरम से आपको कुछ मिलने वाला है, मैं उससे एग्री नहीं करता हूं। रिड्रेसल फोरम्स जितने भी हैं सब रिडंडेंट हैं और इनइफेक्टिव हैं और रिजल्ट ओरिएंटेड कुछ नहीं है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आपने इंडस्ट्रियल, मैं आपको बताता हूं, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट के अंदर लेबर कंसिलिएशन का प्रोविजन है, कंसिलिएशन ऑफिसर है, इतना बड़ा पैराफर्नीलिया बना हुआ है, सेंट्रल गवर्नमेंट का इतना बड़ा लेबर मिनिस्ट्री का एस्टैब्लिशमेंट बना हुआ है, बट विद ग्रेट रेस्पेक्ट इट्स प्रैक्टिकली आउटपुट इज यूजलेस। चलिए हम लोग चलेंगे एक छोटे से ब्रेक की और ब्रेक के बाद लौट करके आएंगे और फिर विस्तार से चर्चा करेंगे। अब का मतलब It's time for a renaissance. The Renaissance Goa Resort. It's time for a renaissance. MDH की देगी मिर्च, देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। Here begins the era of royalty. For designer clothing, of course. PP Design Estate from the house of PP Jewelers. घटना चक्र में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। अब हड़ताल का क्या मतलब, इस मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं। माननीय उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया है कि हड़ताल करना अब गैर कानूनी है। इसी मुद्दे पर चर्चा हो रही है, खास तौर से सरकारी कर्मचारियों के लिए आगाज है। बातचीत में शामिल हैं गिरीश अवस्थी जी, केसी मित्तल साहब और सत्यनारायण ठाकुर जी। मित्तल साहब, मुझको ये बताएं, इस फैसले से मुझे एक समझ में आ रहा है, हालांकि इस फैसले में कुछ नहीं कहा है उस बारे में, हम लोग लग रहा है कि लोकतंत्र का जो एक परिभाषा और जो लोकतंत्र का स्वरूप लाना चाहते हैं, कि जैसे अभी एंटी डिफेक्शन लॉ में भी अमेंडमेंट होने जा रहा है, जो हमारा दल बदल विरोधी कानून था उसमें
अभी पार्लियामेंट में आने वाला है। तमाम तरह के कानून जो अभी आए हैं पिछली पार्लियामेंट में 41-42 के करीब, और ये सारे मैंने एनालाइज किए हैं। हम लोग रेजिमेंटेड डेमोक्रेसी की तरफ जा रहे हैं कि सब कोडिफाइड हो जाए डेमोक्रेसी में और उसका नाम सिर्फ लोकतंत्र रहे, अदरवाइज वो जो है डंडे के बल पे चले। देखिए, लोकतंत्र की जो आप बात कर रहे हैं, मेरे हिसाब से जिस तरीके से आज के दिन माहौल बना जा रहा है, वो हम टू बी वेरी फ्रैंक कॉलोनियलिज्म की तरफ जा रहे हैं। नहीं, देखिए, लोकतंत्र की जब कल्पना की लोगों ने, देखिए लोकतंत्र का बेसिक मकसद क्या है? मैं आपको बताऊं कि जब लोकतंत्र की कल्पना की लोगों ने और जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में डिस्कशन हुआ, व्हाट इज डेमोक्रेसी? डेमोक्रेसी इवॉल्व्स आम आदमी थ्रू डिस्कशन, डेमोक्रेसी इवॉल्व्स एंड फाइंड्स द सॉल्यूशन जनता की आवाज, नेगोशिएशन। जनता की आवाज सामने आनी चाहिए। डेमोक्रेसी फाइंड्स ए वे आउट थ्रू म्यूचुअल कंसेंट्स। लेकिन यहां तो जब सारी चीजें इफ एंड बट एंड दिस एंड दैट में कन्वर्ट हो जाएगी तो व्हाट फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी वो अवस्थी जी आप बताएं। देखिए, डेमोक्रेसी का जो अर्थ है उसमें जहां तक मैं समझता हूं उसमें यह है कि विद इन दी सेट नॉर्म्स हमको हर विषय का एक्सप्रेशन का अधिकार होना चाहिए, हमें अपने राइट्स के बारे में विजिलेंट होना चाहिए, वहीं हमें अपने ड्यूटी के बारे में भी विजिलेंट होना चाहिए। लेकिन आज के सेंस में जो पार्लियामेंट में चल रहा है, रोज हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जनप्रतिनिधि हड़ताल पर जा रहे हैं, वॉकआउट कर रहे हैं, उसको डेमोक्रेसी की परिभाषा में मैं तो कम से कम नहीं ला सकता हूँ। अगर वो डेमोक्रेसी की परिभाषा है तो पब्लिक के धन का दुरुपयोग है, ऐसी डेमोक्रेसी हमको नहीं चाहिए। लेकिन जहाँ तक इस जजमेंट का ताल्लुक है जिसके पीछे आज हम लोग बैठे हुए हैं, मेरा तो ये कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के माननीय जस्टिस महोदय उन्होंने जो जजमेंट दिया है वो वास्तव में डेमोक्रेटिक पैटर्न से हट करके दिया है। वो हमारी जो हमको राइट्स हैं, ट्रेड यूनियंस को जो अधिकार दिए हुए हैं, ट्रेड यूनियन एक्ट फॉर्म हुआ है 1926 के अंतर्गत, उसमें जो अधिकार दिए गए थे, अंग्रेजों के समय में ये फॉर्म हुआ था, उन अधिकारों को भी हमसे छीन रहे हैं। ब्रिटेन के अंदर, आपका यूएसए के अंदर, जितने भी ऐसे डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं, कहीं भी हड़ताल के अधिकार को छीना नहीं गया है। तो इस प्रकार की कार्रवाई करने से, ये बिल्कुल आप सही कहते हैं, जैसा कि हमारे एडवोकेट साहब ने कहा कि आज हमारी दिशा वो बदल रही है, चिंता का विषय है, कर्मचारियों के लिए ही नहीं है, सारे देश में एक चिंतन होने की इसमें आवश्यकता है कि ऐसे अधिकारों को अगर छीना जाएगा तो ये देश स्टैंड कहाँ करेगा। चलिए ठाकुर साहब, हम लोग आपसे एक सवाल और बदलते हैं। आप भी कुछ कहना चाह रहे हैं सवाल पे? जी, ये आपने बताया कि रेजिमेंटेड डेमोक्रेसी कभी किसी ज़माने में गाइडेड डेमोक्रेसी पाकिस्तान में चला, वो फेल कर गया। डेमोक्रेसी के जो भी तरीके जिसमें कि रेजिमेंटेशन के तत्व शामिल होते हैं वो चल नहीं सकता। हमारे मित्तल साहब ने सही कहा कि ये कॉलोनियन टाइप ऑफ डेमोक्रेसी या कॉलोनियन टाइप ऑफ रिजीम की ओर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और यह आज जो WTO और IMF, वर्ल्ड बैंक के जो इंस्ट्रक्शंस आ रहे हैं, उस इंस्ट्रक्शंस में ये बातें शामिल हैं कि अपने श्रम कानूनों में परिवर्तन आप कीजिए, जिसमें हड़ताल के अधिकार कम हों, मालिकों के अधिकार, नियोजकों के अधिकार, हायर एंड फायर उनको मिला हुआ हो, बिल्कुल अक्षुण्ण मिला हुआ हो। इसलिए मैं मित्तल साहब से सहमत हूँ कि ये कॉलोनियन टाइप ऑफ अरेंजमेंट की ओर हम लोग प्रोसीड कर रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि डेमोक्रेसी का अपना कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि जुडिशरी, लेजिस्लेटिव और एडमिनिस्ट्रेशन, इसके अगर ये तीनों मिलकर के कुछ अगर जनता के अधिकारों के खिलाफ काम कर रहा हो तो जनता को राइट ऑफ एक्सप्रेशन फंडामेंटल राइट है, और राइट ऑफ स्ट्राइक इज ए फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन। तो यह अधिकार अगर छीना गया तो ये इम्बैलेंस होगा, और इसीलिए मैंने शुरू में कहा कि ये जंगल राज की शुरुआत होगी, क्योंकि जनता कभी पीछे नहीं। लेट्स कम टू द पॉइंट। इसका क्या इम्पैक्ट आप देख रहे हैं, क्या इम्पैक्ट होगा पूरे देश में अगर इस फैसले को बदला नहीं गया, सेट असाइड नहीं किया गया? क्योंकि ये तो स्मॉलर बेंच का फैसला है, लार्जर बेंच के मौके अभी हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनना चाहिए, इसके मौके अभी हैं। मैं स्पष्ट रूप से देख रहा हूं कि अगर इस फैसले को सेट असाइड नहीं किया गया और इस फैसले को बरकरार रखा गया किसी न किसी फॉर्म में,
तो इस देश में अराजकता फैलेगी और जंगल राज की शुरुआत होगी, क्योंकि इस फैसले को मानने कोई नहीं जा रहा है, जनता मानने नहीं जा रही है, मजदूर वर्ग मानने नहीं जा रहा है। हम लोगों ने ट्रेड यूनियन के आपके पास क्या हथियार है? हम लोगों भाई एक बताइए, न्यायालय है, मजिस्ट्रेट है, ट्रिब्यूनल है, इंडस्ट्रियल कमिश्नर है, आप जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है, आपको कौन सुनेगा? आपके पास क्या हथियार है? हम सुप्रीम कोर्ट के पास डेमोन्स्ट्रेशन थोड़ा बंद होगा। नहीं, आप डेमोन्स्ट्रेशन ही तो करेंगे भाई। आप एक बात देखिए, बहुत एक मिनट मित्तल साहब, देखिए मैं बड़ी प्रैक्टिकल डिफिकल्टी की तरफ बात कर रहा हूँ। आप जा रहे हैं अपना ग्रीवेंस रिड्रेशन के लिए, आप जा रहे हैं अपनी बात का समाधान ढूंढने, वहाँ कानून उपलब्ध है। आपने स्ट्राइक की हुई है, स्ट्राइक के बाद रिड्रेसल ट्रिब्यूनल में मामला जा रहा है, जहाँ जिस फॉर्म पे आप जा सकते हैं उस पर जा रहा है, और आपके पास इस न्यायालय इस निर्णय के तहत देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, नहीं दो चीजें आप बल्कि तीन चीजें इसको देख। जहां तक अल्टरनेटिव रिड्रेसल फोरम्स का सवाल है वो तो आप भूल जाइए, क्योंकि वो तो एक बेकार की चीज है। वो कोई एस्टेब्लिशमेंट ऐसा नहीं है जहां आपको प्रॉम्प्ट रिलीफ किसी तरीके का कोई मिल पाता हो। जहां तक इस जजमेंट का सवाल है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपके सारे दरवाजे बंद हो चुके हैं या आपके मुंह पे बिल्कुल ही टेप लग गया। वो तो और भी भयंकर चीज हो जाएगी। हालांकि जो इसमें कहा गया है वो भी मेरे हिसाब से मुनासिब नहीं है, इतना नहीं होना चाहिए। लेकिन एक पहलू इसके साथ और भी है। देखिए, हम भी कभी न कहीं ना कहीं कुछ गलती करते हैं। अगर हमको एक अधिकार दिया गया है, जैसे आप अधिकार के साथ साथ हमारी ड्यूटी भी है, उसको अगर हम ठीक से नहीं निभाएं और उसका मिसयूज करना शुरू कर दें तो उसकी वजह से एक पब्लिक ओपिनियन खराब होती है। और जो चीज एक अच्छी बननी चाहिए और जो अच्छे नहीं, ये भी सवाल हो सकता है। मैं अवस्थी जी से बात कर रहा हूँ। अवस्थी जी, जब आप गवर्नमेंट सर्विस ज्वाइन करते हैं तो आप गवर्नमेंट सर्विस इसलिए ज्वाइन करते हैं कि आपने सरकार से समझौता कर लिया है और सरकार ने जो आपको कानून प्रदत्त अधिकार दिए हैं वो आपके पास हैं, और आप सरकार में काम करने के बजाय आधे समय इसलिए बर्बाद करते हैं क्योंकि आपका मन ऐसा रूल नहीं है कि आप नहीं कर सकते। नहीं, कंडक्ट रूल्स में, कंडक्ट रूल में है, मतलब अधिकार है। नहीं, मेरे ख्याल मेरे पास रूल्स नहीं है इस समय। लेकिन मैं दूसरी बात कह रहा हूँ, आप जो आम पब्लिक ओपिनियन है वो सरकारी कर्मचारियों से खिन्न है, पीड़ित है, व्यथित है। जब आप दफ्तर, एक तो 11 बजे तो दफ्तर ही खुलता है, 12 बजे चाय पीने चले जाते हैं, 5-4 बजे झोला उठाया अपने घर चले आते हैं, तो वैसी वर्किंग आवर्स कम है, और उसके ऊपर साल में स्ट्राइक, जब जाइए आप बोर्ड लगा हुआ है। तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का न्यायालय तो तर्कसंगत लगता है। देखिए, मैं बहुत इसमें स्पष्ट करना चाहता हूँ। भारतीय मजदूर संघ ने शुरू से कहा है कि ऑफ एंड ऑन स्ट्राइक करना ये हमारा धर्म नहीं है। तमाम फोरम्स हैं जो ट्रिब्यूनल फोरम्स ट्रिब्यूनल एक्ट के अंतर्गत प्रोवाइड हमको किए गए हैं, हम उन माध्यमों का उपयोग करेंगे। स्ट्राइक जो है हमारा ये अंतिम हथियार है। जब सरकार किसी भी चीज़ को या मैनेजमेंट किसी भी चीज़ को मानने के लिए तैयार नहीं है, तब केवल हम स्ट्राइक पर जाएंगे। एक तो ये विषय है। दूसरा, जहाँ तक आपने ये कहा कि स्ट्राइक का अधिकार है, नौकरी में जिस समय सरकारी कर्मचारी आया तो उसको अधिकार नहीं है, वो तो गवर्नमेंट से एक उसका एक तय हो गया कि हमको यहाँ पर काम करना है और काम करने के बाद में घर जाना है। ऐसा नहीं है। हर महकमे के अंदर एसोसिएशंस को फॉर्म करने का, ट्रेड यूनियंस को फॉर्म करने का हमको अधिकार है। इंडिविजुअल कैपेसिटी में हम नहीं कर सकते, लेकिन वी कैन फॉर्म द ऑर्गेनाइजेशन एंड थ्रू ऑर्गेनाइजेशन वी कैन गो टू द मैनेजमेंट फॉर रिड्रेसल ऑफ आवर ग्रीवेंसेस एंड वी आर डूइंग इट। आपके समर्थन में मैं एक चीज और कर दूं कि नहीं, मैं विरोध में नहीं हूँ और ना मैं समर्थन में हूँ, लेकिन मैं तो जो आम जनता में मैं इनकी बात में एक चीज और जोड़ रहा हूँ। गवर्नमेंट सर्वेंट का मतलब ये नहीं है कि वो स्लेव हो गया। उसका मतलब ये भी नहीं है कि उसके जो हकूक हैं, उसके जो फंडामेंटल राइट्स हैं, वो नौकरी ज्वाइन करने से फंडामेंटल राइट्स खत्म हो जाते हैं। वो चीज़ तो उसको अवेलेबल रहेगी ही रहेगी। आप उसको इतना मत दबाइए कि वो जितना उसको हकूक मिला हुआ है कानून में, इंसानियत के नाते या कॉन्स्टिट्यूशन में या एक्ट के तहत, उसको आप छीन नहीं सकते हैं। तो मैं तो मुलाजिम है सिर्फ राइट टू फॉर्म द एसोसिएशन, राइट टू फॉर्म द यूनियन, ये हमको अधिकार है, उसके अनुसार हम काम करते हैं। जहाँ तक आपने एक विषय उठाया कि जनता के अंदर रोष है, जनता हमसे सरकारी कर्मचारियों के प्रति दूसरा दृष्टिकोण रखती है, मैं इससे एग्री करता हूँ कि आज के समाज में थोड़ा सा ये गड़बड़ दृष्टिकोण आया है। लेकिन उसमें सरकारी कर्मचारी, मैं तो टैक्स देता हूँ, मैं जाता हूँ अस्पताल में, नर्स हड़ताल पे है,
मैं जाता हूँ अस्पताल में, डॉक्टर हड़ताल पे है, मैं जा रहा हूँ रेलवे स्टेशन पे, रेलवे कर्मचारी हड़ताल मैं पे। आपसे मेरा एक नागरिक होने के नाते क्या दोष है? मैं इससे आपसे एक गुजारिश करना चाहता हूँ, इस टाइप के जितने भी घटनाक्रम हो रहे हैं उससे ऐसा ट्रेड यूनियन के लोग खुश हैं ऐसा नहीं है। ट्रेड यूनियन के लोग भी ये कहते हैं कि नहीं, ये नहीं होना चाहिए, हमारे पब्लिक रिलेशन होना चाहिए। अगर समाज को लेकर के हम नहीं चलेंगे तो किसी प्रकार से हम सर्वाइव नहीं कर सकते। लेकिन उसका जो पीछे का कारण है उसको देखने की कम से कम कृपा करिए। ये जो भी दोष आता है वो दोष हमारे से अकेले नहीं आता है। यथा राजा तथा प्रजा, आज देश के अंदर कितना ये बात तो कहते कहते थक जाएंगे। नहीं, थकने का विषय नहीं है। यथा राजा तथा प्रजा तो नहीं हो सकती। मैं आपको इसलिए बताना चाहता हूँ, यथा प्रजा तथा राजा भी हो सकता है। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ये आज तक नहीं आया है। यथा राजा तथा प्रथा जरूर आया है। मेरा ये कहना है कि ट्रेड यूनियन की तरफ से हम बराबर वर्क कल्चर का इंडक्शन करने के लिए सब प्रकार के ठीक से लाइन पर लाने का प्रयास करते हैं। लेकिन जब मैनेजमेंट स्वयं उन चीजों को तोड़ता है, खराब काम करता है, आज आप देख रहे हैं कितने घोटाले हो रहे हैं, कितने करप्शन हो रहे हैं, ये लोअर लेवल का कर्मचारी नहीं कर रहा है। इसमें जो लिप्त लोग हैं वो हमारे ऊपर के ब्यूरोक्रेट्स हैं। तो कहावत है ना सर, समरथ को नहीं दोष रिफ्लेक्शन आता है। मैं उसको सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ कि हमको 11 बजे छोड़ना नहीं जाना चाहिए, हमको ड्यूटी प्रॉम्प्टली करना चाहिए। हम लोगों को ऐसा बोलते हैं ना अभी 11 बजे की और इसकी, मैं आपको बता दूं बेसिकली ये एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर है। जो आदमी प्रशासन चला रहा है ये उसका फेलियर है जी। और क्या है, क्या नहीं होता प्रशासन में, आपको प्रमोशन चाहिए तो पैसे दीजिए, प्रमोशन कराइए। नहीं, वो तो खैर हम दूसरी बात पे चलेंगे। ठाकुर साहब आप कहना चाहता था जी। नहीं, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ जी, कि जिस जजेज ने ये हड़ताल के अधिकार के बारे में ये फैसला दिया, क्या इस देश में जजेज लोगों ने सामूहिक अवकाश लेकर हड़तालें नहीं की है? क्या इस देश की IAS अफसरों ने सामूहिक अवकाश लेकर हड़तालें नहीं की है? IPS लोगों ने हड़तालें नहीं की है? मजिस्ट्रेट्स लोगों ने हड़तालें नहीं की है? और क्या उनकी सेवाएं पब्लिक यूटिलिटी की नहीं है? जब इस देश के सारे जो शासक वर्ग के लोग हैं, न्यायाधीश हैं, उन लोगों ने काम बंद की हड़तालें की है अपने हक के हासिल के लिए, उनके लिए क्या रिड्रेसल फोरम नहीं था? नहीं, वो ठीक है। इसलिए यह कहना कि हमने रिड्रेसल फोरम का इस्तेमाल नहीं किया, रिड्रेसल फोरम है कहाँ? अभी आप मुझे बताइए कि ये जजमेंट तो आ गया, और जजमेंट तो सुप्रीम कोर्ट का तो नियम है कि जैसे ही आता है पूरे देश पे लागू हो जाता है। आपके पास क्या विकल्प है, अब क्या करने जा रहे हैं? कहना है इसके लिए ये जजमेंट फाइनल नहीं है, ये 2 जजेस का जजमेंट है। इसको कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में जाएंगे हम लोग, वहां पर इसको रिव्यू करने के बारे में पूरा प्रयास किया जाएगा। दूसरा, सरकार से भी हम अनुरोध करने वाले हैं कि सरकार भी पार्लियामेंट के अंदर सरकारी कर्मचारियों के अधिकारों के बारे में चिंता करे और जो जजमेंट आया है उसको मॉडिफाई करे। मैं उदाहरण देना चाहता हूं शाहबानू केस का। शाहबानू केस में सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया, आज पार्लियामेंट से उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ। अभी सिविल कोर्ट के बारे में विषय आया है, एडवाइस आई है। शाहबानो तो जो हुआ उस पर टिप्पणी करना तो बेकार है। मैं इसलिए टिप्पणी कथा लंबी हो जाएगी। नहीं, मैं इसलिए टिप्पणी करना चाहता हूं, वो विषय को घसीटना नहीं चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट की अगर बाइंडिंग हो सकती है तो सब पर लागू किया जाना चाहिए। वो जिसको लागू नहीं किया गया, तो आज पार्लियामेंटेरियन को अधिकार है कि सरकारी कर्मचारियों के ऊपर इस जजमेंट के द्वारा अगर कोई कुठाराघात हो रहा है तो वो जनप्रतिनिधि हैं, हमको रिप्रेजेंट करते हैं, हमने उनको चुन करके भेजा है, हमारी मांग को करने के लिए उसको रेक्टिफाई कराएं। क्या ये लीगल जरूरत है? नहीं, एक मिनट मित्तल साहब, जो लीगली 2 बेंच का निर्णय जो है वो बाइंडिंग है पूरे देश पे? आज के दिन तो बाइंडिंग है। क्या ये हायर बेंच पे जाएंगे तो सुप्रीम कोर्ट रिड्रेसल का कोई कोर्स बचा है? हो सकता है, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच को जा सकता है, वो भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का भी ये निर्णय आया तब नहीं, तब क्या रिड्रेसल? नहीं, उसके बाद आप पार्लियामेंट जा सकते हैं। गवर्नमेंट उसको चाहे तो एक चीज कर सकती है, मैं समझता हूँ उसकी शायद सख्त जरूरत है। आज क्या है कि खुला मैदान आपने छोड़ा हुआ है, एक वर्कमैन है, एम्प्लॉय है, उसकी शिकायत है, टाइम नहीं है, उसकी शिकायत है, उसको सुनने का एक रास्ता होना चाहिए। गवर्नमेंट को एक कानून बनाना चाहिए कि अगर स्ट्राइक का नोटिस किसी ग्रीवेंस के लिए है तो विद इन टाइम बाउंड उसका हल होना चाहिए स्ट्राइक से पहले। और अगर वो मैनेजमेंट नहीं करता है तो या तो उसको पेनलाइज करिए और या उसके बाद उसको परमिट करिए एम्प्लॉय को। जी ठाकुर, ट्रेड यूनियनों के सभी केंद्रीय संगठनों ने मिलकर एक फैसला लिया है कि इस बारे में एक राष्ट्रीय सम्मेलन हम बुलाने जा रहे हैं, और उस राष्ट्रीय सम्मेलन में हम इस मौलिक अधिकार पर जो हमला हुआ है उसका प्रतिकार कैसे किया जाए, उसका
प्रतिवाद कैसे किया जाए। कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल रास्ते के अलावा हम आंदोलन के जरिए लोगों को मुखातिब करके इसका मुकाबला कैसे करें, इस पर हम लोग विचार करेंगे। चलिए, बहुत मैं एक सरकार से इस माध्यम से एक निवेदन करना चाहता हूं कि ये हड़ताल ना हो, ये हम भी चाहते हैं। उसके लिए सरकार का दायित्व है कि वो जो रिहर्सल के हमारे सेल्स हैं, जो फोरम्स हैं, उनको इतना इंटैक्ट बनावे, इतना लीक प्रूफ बनावे कि कर्मचारियों की समस्याएं वहां हल हो जाएं। हम क्यों स्ट्राइक पर जाएंगे? हमको जाने कोई आवश्यकता नहीं, जाएगा ही नहीं। चलिए, ये आपका तो सभी को लागू होता है फार्मूला। मित्तल साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और अवस्थी साहब आपका भी, ठाकुर साहब आपका भी। ये बहस लंबी चलेगी क्योंकि अभी सम्मेलन होगा मजदूरों का, और उच्चतम न्यायालय का जो जजमेंट है उसका स्पष्टीकरण उसके बीच में है, विश्लेषण है, उसको भी पढ़ा जाएगा और आने वाले दिनों में कुछ बुद्धिजीवी लिखेंगे भी, और फिर से एक बहस चलेगी पूरे देश में कि मजदूरों के हितों की रक्षा कैसे हो। ये चुनाव का साल है, लगता है सरकार में जरूर खनखनाहट होगी, श्रम मंत्रालय भी जगेगा, ये संसद भी जगेगी आने वाले दिन, खास तौर से मजदूरों के हितों को लेकर के, क्योंकि 40 करोड़ के करीब मजदूर हैं और उनके हितों की अनदेखी शायद इस चुनाव के साल में तो नहीं हो सकती। हम लोग कल फिर मिलेंगे नए विषय के साथ, नए मेहमानों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, खुदा हाफिज। घटना चक्र, सह प्रायोजक MDH मसाले। असली मसाले से